केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शुरुआत करेंगी और सदन में इस गंभीर समस्या पर सांसद अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कई शहरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। साथ ही सदन में नया वीबीजीआरएमजी बिल, जो मौजूदा मनरेगा कानून को बदलने वाला है, पर करीब 14 घंटे तक बहस चल रही है और विपक्ष ने सरकार से इस विधेयक को सीधे पारित करने के बजाय स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। विरोधी दल विधेयक में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने और रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर होने पर गंभीर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका को और प्रभावी बनाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी में सख्त उपाय आज से लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत केवल BS6 इंजन वाले वाहन ही शहर में प्रवेश कर पाएंगे और बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, यानी नो PUC नो फ्यूल नीति लागू कर दी गई है। इससे NCR, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद आदि में रजिस्टर्ड लगभग 12 लाख से अधिक गैर BS6 वाहन प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें दिल्ली की सीमाओं से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के तहत दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वाहनों और ट्रैफिक से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें कुल 1.02 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें मृतक, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए और डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। सबसे बड़ी कटौती पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख नामों की हुई है, जबकि राजस्थान में लगभग 42 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। ये कदम वोटर लिस्ट को शुद्ध और वर्तमान स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है और अब दावा, आपत्ति तथा सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक असामान्य खबर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान का कथित अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर उन्हें चेतावनी दी है। इस धमकी में कहा गया है कि अगर नीतीश विवादित हिजाब मामले पर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस मामले में पटना के साइबर थाना में FIR भी दर्ज कराई गई है। सरकार ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू से जुड़े 51 बक्सों या कार्टन्स में रखे दस्तावेज, जिनमें उनके निजी पत्र, नोट्स और अन्य अहम ऐतिहासिक कागजात थे, आज भी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पास हैं और उन्हें वापस नहीं लौटाए जा रहे हैं, जबकि ये देश के ऐतिहासिक अभिलेख या पब्लिक आर्काइव में होने चाहिए, ताकि शोधकर्ता, विद्यार्थी और आम नागरिक उन तक पहुंच सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये दस्तावेज लापता नहीं है, बल्कि 2008 में नेहरू संबंधित कागजात सोनिया गांधी को उनके अनुरोध पर दिए गए थे और उनकी वापसी के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी ने सोनिया गांधी के कार्यालय को कई पत्र जनवरी और जुलाई 2025 में भेजे हैं, फिर भी दस्तावेज अभी लौटाए नहीं गए हैं। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये दस्तावेज देश की ऐतिहासात्मक विरासत का हिस्सा हैं, न कि निजी संपत्ति, इसलिए इन्हें सार्वजनिक अभिलेखागार में रखना जरूरी है और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर किस वजह से वे वापसी नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड के सितारगंज उधम सिंह नगर के युवक राकेश कुमार रूस में स्टडी वीज़ा पर पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनका पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लिया गया और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल कर दिया गया, जैसा परिजन बताते हैं। राकेश ने परिवार को बताया था कि उसे बंदूक दी गई और युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, लेकिन उसके बाद से उनका सीधा संपर्क टूट गया। करीब 17 नवंबर 2025 को अधिकारियों ने फोन पर परिजनों को जानकारी दी कि राकेश युद्ध में शहीद हो गया है और कुछ दिनों बाद उसका शव ताबूत में भारत लौट आया। उसके पिता ने बताया कि वो तो सिर्फ पढ़ने गया था, लेकिन उसे हथियार थमा दिए गए और अंततः संघर्ष में उसकी मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार शोक में है। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर तेज रफ्तार XUV 500 कार का एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रात देर से चल रही थी और संभवतः वाहन चालक ने सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने के प्रयास में कार का नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ये सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और शव ट्रक के नीचे चिपक गए, जिससे राहत व बचाव कर्मियों को उन्हें निकालने के लिए वाहन को काटना पड़ा। मृतकों की पहचान धीरज जायसवाल 31 साल, हरिओम पांडे 22 साल,
करण प्रसाद 23 साल और सत्यम कुमार 20 साल के रूप में हुई है और सभी ऋषिकेश के निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस दुर्घटना के कारणों की और जांच कर रही है, जिसमें तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न होना मुख्य कारक माने जा रहे हैं। कोलकाता के न्यू टाउन इको पार्क के पास एक स्लम इलाके में भूदा तड़के बड़ी आग लग गई, जहां कई झोपड़ियां लपटों की चपेट में आ गई। शुरुआती सूचना के अनुसार ये आग रात करीब 7:30 पर लगी और इसे फैलने से रोकने के लिए पहले 5 फायर टेंडर भेजे गए, लेकिन आग की तीव्रता बढ़ने पर कुल लगभग 20 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और रात भर आग पर काबू पाने के प्रयास जारी रहे। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है और आग फैलने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों को सीमाबद्ध कर दिया है और फायर ब्रिगेड तथा स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं। इस भीषण आग से कई परिवार बेघर हुए हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। आज भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है, जो दोनों देशों के वाणिज्यिक और आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देगा। ये समझौता ओमान की राजधानी मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में साइन किया जाएगा और इसे लगभग 2 वर्षों की बातचीत का परिणाम बताया जा रहा है। ये कदम व्यापार बाधाओं को कम करेगा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, जेम्स एवं ज्वेलरी, एग्रोकेमिकल जैसे कई सेक्टरों में नए अवसर खोलने में मदद करेगा और द्विपक्षीय निवेश और साझेदारी को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री मोदी ओमान दौरे के दौरान सुल्तान तारिक से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जिसमें सामरिक भागीदारी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी तथा वे प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे, जिससे लगभग 30 लाख से अधिक भारतीयों को जो खाड़ी देशों में रहते हैं उनके साथ रिश्तों को और सुदृढ़ करने की कोशिश होगी। इस समझौते को ओमान के लिए लगभग 20 वर्षों में पहले किसी देश के साथ साइन किया जाने वाला FTA बताया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग में महत्वपूर्ण उछाल की उम्मीद है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से जुड़े सभी प्रतिबंधित ऑयल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश जारी कर दिया है, ये कहते हुए कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल अधिकारों और संपत्ति को अवैध रूप से ले लिया है और उन्हें वापस करना चाहिए। ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया है और निकोलस मादुरो के शासन पर दबाव बढ़ाने के लिए समुद्री और सैन्य शक्ति तैनात कर दी है। इस कदम को वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है और इससे तेल की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। आलोचक कहते हैं कि ये कार्यवाही संघर्ष की ओर बढ़ सकती है और कुछ टिप्पणीकारों ने यह भी दावा किया है कि ट्रंप संभवतः वेनेजुएला के खिलाफ और अधिक कड़े सैन्य कदम या यहां तक कि जंग की घोषणा तक कर सकते हैं, खासकर जब मांगों जैसे तेल अधिकारों की वापसी पर समझौता नहीं होता। वेनेजुएला ने इस नाकाबंदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य देशों ने भी इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति पर चिंता जताई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मैच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में घने कोहरे या स्मॉग की वजह से रद्द कर दिया गया। मौसम में इतनी खराब दृश्यता थी कि रात 7 बजे निर्धारित टॉस तक नहीं हो सका और अंपायर्स ने 6 बार निरीक्षण किया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर मैच बिना एक गेंद फेंके ही रद्द कर दिया गया। इस वजह से भारतीय टीम अब 2:1 की लीड के साथ सीरीज के आखिरी 5वें मैच के लिए तैयारी करेगी, जो 19 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद में होना है। पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण ये रद्दीकरण क्रिकेट जगत में फिर से ये सवाल भी उठा रहा है कि उत्तर भारत के सर्दियों के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित करना कितना सुरक्षित है, खासकर जब हवा गुणवत्ता बेहद खराब हो। इस समय उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड बढ़ी रहती है। सुबह सुबह और रात के समय कोहरा या घनी धुंध के साथ तापमान कम और दिन में हल्की धूप के साथ ठिठुरन महसूस होती है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ी इलाकों में पाला या बर्फबारी तथा मैदानी भागों में शुष्क ठंड का असर देखा जा सकता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में मौसम अपेक्षाकृत गर्म और नमी वाला हो सकता है, जहां दिन के समय मध्यम से अधिक तापमान और रात में हल्की या मध्यम ठंड महसूस की जा सकती है, जबकि तटीय इलाकों में समुद्री हवाओं के कारण नमी बनी रह सकती है। पश्चिमी और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड आदि में कई स्थानों पर ठंडी हवाओं के साथ सर्द मौसम, कहीं कहीं हल्के बादल या धुंध की स्थिति रह सकती है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।